अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सेनेट के इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी होने का इम्कान पैदा हो गया है। क्या मामला है, डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। पहले ज़रा बात करते हैं तहरीक इंसाफ का जो हालिया कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें वकला की कारकर्दगी से मुतल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ख़ासकर रिपोर्ट हो रहा है कि लतीफ़ खोसा साहब उन्होंने इमरान खान के केसेस में पेश होना था, बट वो एक आध केस में पेश ना हो सके, जिसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार भी किया गया और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए। वजह ये बताई खोसा साहब ने कि शायद वो हिदायत लेने के लिए जेल गए हुए थे, इस वजह से वो पेश ना हो सके। लेकिन इसके ऊपर भी रिजर्वेशन ज़ाहिर की गई और कहा गया कि ये जवाब गैर तसल्ली बख्श है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पार्टी क़यादत वकला की है, इतनी बड़ी तादाद में वकला हैं जो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, वैसे भी सियासी उमूर देख रहे हैं, तो इसके बावजूद लीगल टीम की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात बार बार क्यों सामने आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और स्काइप के थ्रू बेनज़ीर शाह साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा क्या वजह आपको नज़र आती है। अब तो और ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए वकला को, बट रिजर्वेशंस अभी भी बाकी। मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू होने को है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और मीठी ईद, इज़्ज़त व वक़ार के साथ मेरे पाकिस्तानियों अपने इर्द गिर्द ईद की खुशियों में इजाफ़ा करना है अपने लोगों की। और आपके ज़हनों में होना चाहिए कि अकेला गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहाँ कहाँ मुस्तकीन की फ़ीसें माफ़ करेगा, अकेला वो क्या क्या करेगा। आप सबको उसका हाथ बैठाना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मुस्तकीन को ढूंढें और उनकी मदद करें। दूसरा, मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले आपकी मेहरबानी, आज मुझे पता चला कि ये कैदी सांस लेता है। जिस तरह आपने इस सवाल पर कहा ना, 9 करोड़ 9 लाख 9,999 इजलास और हम जो मौजूद डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी बात मैडम शेख, ऑफ रिकॉर्ड था भट्टी साहब। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। एक तो ये मेरा बड़ा मसला है, सारी बातें ना बताया करें। मैं माजरत चाहता हूँ, अच्छा, तीसरा मैडम शेख, शेर अफजल मरवत साहब का आपसे गिला है। अच्छा। उन्होंने कहा मैडम शेख से मेरा ख़ास तौर पर गिला कीजिएगा कि पिछली कोर कमेटी मीटिंग में तल्ख कलामी हुई थी, हाथम पाई नहीं हुई थी या धक्कम पेल नहीं हुई थी। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मैडम शेख को बताइएगा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं नाकाबिल इस्लाह और काबिल मुरम्मत, लेकिन अभी चूँकि खान अंदर है तो इसलिए मैं चुप हूँ। तो जब ऐसा करूँगा तो मैडम शेख को पहले बताऊँगा, वो एक दिन पहले प्रोग्राम करेंगे, बाद में ये सारा कुछ होगा। अच्छा, अब मैडम शेख, ये कोर कमेटी का जो वो ये काबिल इस्लाह वाली बात वो देख के कहाँ कह रहे थे? वो अपने लिए या दूसरों के लिए कह रहे थे? कहीं आईने में देख के तो नहीं कह रहे थे? कंफर्मेशन दे दें। कह रहे थे मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ, और वाकई लग भी ऐसे ही रहे थे। तो कह रहे थे कि जो अंदर हैं 12 की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, 11-12 की, तो वो अभी खान को बाहर आ लेना। अच्छा, मरवत साहब ने वो लिस्ट बनाई हुई है, आज पता चला। आप तो कह रहे थे पीटीआई में ये सारा कुछ। ओके भट्टी साहब, चले आज अब तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, उसका भी सुन लीजिए। उसमें 6 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अभी डिसीजन नहीं कर पा रही पीटीआई के इनका करना क्या है। अच्छा, पीटीआई मरवत ग्रुप का इसको फिर हाँ, ये इमरान खान से कह लें या कुछ भी कह लें। अच्छा मैडम शेख, अब इस जो ये 9 करोड़ 9 लाख 9,999 इजलास जो है, इसमें मैडम शेख कुछ बातें हुई वाकई बहुत। एक हुई कि कैदी नंबर 804 मतलब इमरान खान की रिहाई पर हमारी हिकमत अमली बेहतर नहीं है। 6 अप्रैल को धांधली मैंडेट चोरी का जो मुल्कगिर इhtजाज शुरू होने जा रहा है, उस पर हिकमत अमली बेहतर होनी चाहिए बाहर सड़कों पर। 10% के अलावा पार्टी खामोश है हर इशू पर, और ये इस कोर कमेटी में कहा गया ये खामोशी इमरान खान से गद्दारी है। जजेस मामले पर कोर कमेटी की अक्सरियत अपनी पार्टी पर बरहम नज़र आई और कहा कि ये होम्योपैथिक नहीं चलेगा माहौल, कंप्रोमाइज्ड किस्म का माहौल नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको बड़ी सतह पर उठाना चाहिए। 7 रुकनी एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें सलमान अकरम राजा, मुसद्दक अब्बासी और हमारे दोस्त अमेरिका में शहबाज गिल भी शामिल थे। लीगल टीम पर भी तनकीद हुई और सारे केसों पर तनकीद हुई, और खोसा साहब से एक केस पर
वजाहत तलब की गई। अब ये जल्दी से मैं सिर्फ पॉइंट्स ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। ये क्यों हुआ ये सारा कुछ, मैडम शेख आप इसके पस मंज़र में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक तो केसों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा केस हैं और एक एक केस से कई केस निकले हुए हैं। दूसरे ये वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं और वकालत भी कर रहे हैं और पार्टी की ड्यूटियां भी दे रहे हैं। तीसरा आपसी इख्तलाफात हैं, आपसी गिरोह बंदियाँ हैं, जो जिसके हत्थे चढ़ता है उस पर वो हल्की फुल्की चांदमारी कर लेते हैं। फिर है मेरा वकील बेहतर, मेरा वकील बेहतर, अलीमा खान साहबा का वकील है, बुशरा बीबी के वकील हैं, इमरान खान की फेवरेट वकील हैं और कोर कमेटी के भी 2-4 वकील हैं। फिर है ब्रूटस वकील, विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले वकील। बर वक्त कोर कमेटी ने बात की कि आपने बर वक्त फलां केस में क्यों ये ना किया, केस आर्ग्यू करते हुए क्यों ये ना पॉइंट उठाया, सीधा रास्ता क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते, टेढ़े रास्ते क्यों जाते हैं। और फिर है मैडम शेख केस बड़े हैं, वकील छोटे हैं कुछ मामलों में। और आखिरी बात है बड़ा मुश्किल वक्त है, मुसलसल मुश्किल वक्त है, आजमाइश का वक्त है और कोई बड़ा फैसला साज या ऊपर कोई गाइडलाइन करने देने वाला बड़े सारे जा चुके हैं या जेलों में हैं। नहीं सर, ये सियासी फैसले थोड़ी हैं, ये तो वकला की कानूनी कार्रवाइयाँ हैं ना, उसके अंदर तो बड़े बड़े नाम मौजूद है। उस पे भी देखे ना 3 मरतबा एक वकील साहब कह रहे थे कि 18 में से 3 मरतबा मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर इमरान खान से मिल पाया हूँ। अच्छा। और जब भी हम केस डिस्कस करते हैं एक तरफ जज साहब की अदालत लगी होती है, दूसरी तरफ हम केस डिस्कस कर लेते हैं और हमें बर वक्त गाइडलाइन कोई नहीं देने वाला होता। पार्टी से पूछते हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। अच्छा, बेनज़ीर तो इस तरह। ओके, बेनज़ीर। अलीना देखिए, केसेस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वकला की तादाद भी बहुत ज़्यादा है पीटीआई में, और बड़े सीनियर वकला भी हैं पीटीआई में। अली ज़फ़र साहब हैं, हामिद खान साहब हैं। मैं वही बात करूंगी जो मैंने पहले भी कही थी जब हमने ये सवाल उठाया था शो पे कि मुझे तो लीडरशिप क्राइसिस नज़र आ रहा है पीटीआई में। एक सेकंड टियर लीडरशिप नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ से आएगी। वकला तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लग ये रहा है कि कोई कभी किसी से नाराज़ होता है, कोई कभी किसी से नाराज़ होता है, तो एक यूनिटी नहीं है पार्टी में जो स्ट्रेटेजाइज कर सके कि हमने इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है। अब इसकी अब हमने बहुत से ऐसे अब वाकयात हो चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि पार्टी में एक कन्फ्यूजन रहती है। चेयरमैनशिप का मामला ले लें पीटीआई का, ये सेनेट की सीटों का मामला ले लें, उसके बाद एतिहाद किससे करना है, सुन्नी एतिहाद काउंसिल से करना है, एमडब्ल्यूएम से करना है, और आजकल मुझे लगता है कि ऑपोजिशन लीडर का जो मामला है वो भी शायद कुछ पीटीआई में फंसा हुआ है इस वक्त। नाम तो उन्होंने उमर अयूब साहब का दे दिया था इस महीने, लेकिन उसके बाद से पीटीआई की तरफ से भी कोई बात नहीं हो रही कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया स्पीकर की तरफ से नेशनल असेंबली में, और कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। असद कैसर साहब का भी नाम आ रहा है ऑपोजिशन लीडर के लिए, शेर अफजल मरवत साहब का भी नाम आ रहा है। तो वो भी एक लगता है कि एक पूरी पार्टी इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है। अब उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं अलीना। एक तो ये कि इस वक्त पार्टी दबाव का भी शिकार है, ये भी एक रियलिटी है। पार्टी के अंदर प्रेशर है, अगर आप किसी को दीवार से लगाएंगे और उन पे प्रेशर डालेंगे तो जाहिर सी बात है घबराहट में वो कुछ गलत फैसले भी करेंगे, जो हम देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से। दूसरी चीज मेरे ख्याल से कुछ गलतियां भी हैं जिसकी पीटीआई को और पीटीआई की जो लीगल टीम है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब मैं पेशावर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ रही थी जो रिजर्व सीट में आया है, जो अगर आप वो तफसीली फैसला पढ़ें तो उसमें पेशावर हाईकोर्ट लिखती है कि पीटीआई हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इंतखाबी निशान के बारे में था, हमने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बार बार पढ़ा। उसमें इंतखाबी निशान तो पीटीआई को नहीं दिया, लेकिन ये नहीं कहीं पे लिखा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है या पीटीआई के स्टेटस पे एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई सवाल उठाए गए हों। तो पेशावर हाईकोर्ट ने ये सवाल किया कि आपके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पीटीआई की टिकट पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा, उनको इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं रोका उनको। ठीक है, आपको इंतखाबी निशान नहीं मिला लेकिन आप पीटीआई की टिकट पे तो इलेक्शन लड़ सकते थे। इस पे उन्होंने ये भी कहा कि देखें हम, और ये सबसे अहम मेरे ख्याल से ये एक सेंटेंस था इस फैसले में, कि हमारे सामने इस वक्त पीटीआई जिसने इलेक्शन की सीटें जीती और सबसे ज्यादा सीटें जीती वो केस नहीं लड़ रही। हमारे सामने इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा
और इलेक्शन में सीटें भी नहीं जीती, वो आके हमारे सामने केस लड़े हैं। तो इसको पढ़ने के बाद तो मुझे यही लग रहा था कि कुछ जो वुकला इस फैसले से पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई को अपना केस लेके जाना चाहिए था रिजर्व सीट का अदालतों के सामने, कि हम एक सियासी जमात हैं, हम रजिस्टर्ड सियासी जमात हैं, इलेक्शन कमीशन में भी ये हमारी रिजर्व सीट है और हमें सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं इस इलेक्शन में, बजाय इसके कि वो कभी किसी के साथ इत्तेहाद ढूंढते, कभी किसी के साथ इत्तेहाद करते। तो ये कुछ गलतियां हैं, एक दबाव बिल्कुल एक फैक्टर है, और दूसरा कुछ जिम्मेदारियां पीटीआई के वुकला को भी लेनी पड़ेगी कि उनकी कुछ गलतियां हैं, उनकी कुछ तैयारियां नहीं होती। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, आपको याद है केस चल रहा था, बीच में कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पे देखें ये चल रहा है, सोशल मीडिया की हम सीडी लेके आए हैं। तो बिल्कुल ये दोनों फैक्टर्स हैं। बट एक चीज़ में यहाँ पे ज़रूर एक सवाल आया मेरे जहन में, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसको रेफ़र किया, गो कि बिल्कुल खालिस कानूनी सवाल है, और मैं चाहूँगी जिस दिन हमारे पास कोई कानूनी एक्सपर्ट हो हम इसको एड्रेस करें। ये पॉइंट ज़रूर उठाया, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो उन्होंने इलेक्शंस ही कलअदम करार दे दिए थे। जब कोई पार्टी के इलेक्शंस कलअदम करार दे दिए तो टिकट्स जारी करने का जो इख्तियार था उसके ऊपर भी फिर सवाल उठ गया कि क्या इमरान खान ही जारी करेंगे, वही चेयरमैन है, क्या हैसियत है क्या नहीं। और फिर अगर ये सारा मामला है और पार्टी को सिंबल ही नहीं मिल सकता तो वो तो आज़ाद हैसियत में ही करेंगे ना कंटेस्ट। देखिए अलीना, मेरी जो इसमें समझ है वो ये है कि उस फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पीटीआई एज ए रजिस्टर्ड पार्टी तो थी, और मेरे ख्याल से पेशावर हाईकोर्ट भी यही मामला रेज करी कि आप लेके जाते तो फिर फैसला बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी आता वो हम देख लेते, लेकिन आप ये जाके ये केस तो रखते हैं उनके सामने कि देखिए हम रजिस्टर्ड पार्टी तो हैं, आप हमें इंतखाबी निशान ना दें, लेकिन हम पीटीआई की टिकट पे ही लड़ेंगे इलेक्शन। ओके, अच्छा, अगेन वही मैं चाहूँगी जिस दिन हमारे पास कोई कानूनी माहिर हो तो हम मज़ीद इसको इसमें डाइवर्ज करें ताकि कुछ गलत हमारे फैक्चुअली फोरम से ना हो बात। मज़ा साहब ये बात कहिएगा, गो कि हम आगे भी जाके इसकी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कानूनी खामियों की बात कर रहे हैं या कानूनी नुकात जो वकला अपने तहीं कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो केपी असम्बली में जो ना लेने का हल फैसला था उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें सवालात थे। और ये कल रीमा ने भी कहा बहुत सी चीज़ें थीं जो रखी जा सकती थी, बहुत से दलाइल थे जो पेश किए जा सकते थे अपने हक़ में, लेकिन शायद उस तरह से वो पुटअप ना किया गया केस। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वकला मिस आउट कर रहे हैं, और फिर क्यों? देखिए, एक तो इशू ये हुआ कि एक तो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं जो पीटीआई के फाउंडिंग लोगों में भी हैं, हामिद खान वगैरह, उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये एकदम जो एक मशरूम ग्रोथ आई और एक पैराट्रूपर्स आए पीटीआई के अंदर लॉयर्स की शक्ल में, उनको मेरा ख्याल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। यानी आप पिक करते केसेस थे, एक बहुत प्रेशर था आपके पीटीआई के ऊपर, डेफिनेटली बहुत प्रेशर था, तो आप एक तो प्रोफेशनली केसेस को डील करने की वाली बात होती है, तो उसके लिए तो आपको हाईली प्रोफेशनल लॉयर्स चाहिए होते हैं। नज़र ये आता है कि चंद एक को छोड़ के बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के लीगल फाइट रखने वाले लॉयर्स नज़र नहीं आ रहे उनको, तो उनको बिल्कुल आपने पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। उसमें पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, फिर इलेक्शंस भी लड़ने लगे, तो ऐसे में अगर फ़र्ज़ करें जो लोग केसेस भी लड़ रहे हैं वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो कैसे वो जस्टिफाई कर सकेंगे, कैसे वो इंसाफ कर सकेंगे उन मुकदमात में जो वो लड़ रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती हुई पीटीआई से। उन्हें जैसे इमरान खान साहब के केसेस हैं उसको प्योरली प्रोफेशनल अंदाज में उन लॉयर्स को रखना चाहिए था, और उनमें से किसी को पार्टी टिकट नहीं देना चाहिए था। उनको आप बाद में दे देते, जब केसेस ख़त्म हो जाते आप रिवॉर्ड कर देते, लेकिन एक आदमी अगर इलेक्शन भी लड़ रहा है और फिर इमरान खान का केस भी लड़ रहा है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। वो इलेक्शन तो जीत जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केस जीत जाए। तो आपने ये डिफ्रेंशिएट करना था। दूसरे, तंजीमी तौर पे बहुत ज़्यादा पीटीआई डिसरे का शिकार नज़र आती है। आप सिंध उठा लें, आप देखें कि सिंध में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं पीटीआई की। हमें कुछ पंजाब में नज़र आती हैं, केपी में ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है वहाँ, तो एक डिसऑर्गेनाइज पार्टी नज़र आ रही है ओवरऑल उसमें, और उसको कोर कमेटी में हैं लोग, कोर कमेटी का इजलास होता है, उसके बाद हर आदमी अपनी ज़बान बोल रहा होता है, कोई एक पार्टी स्पोक्समैन नहीं नज़र आता। अब कहा जाता है शिबली फराज साहब हैं, शिबली फराज साहब तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे इस पूरी उसके अंदर कि वो किधर हैं शिबली फराज। तो कभी बैरिस्टर गौहर नज़र आते हैं,
कभी शेर अफजल मरवत नज़र आते हैं, कभी कोई दूसरा लीडर आके बिल्कुल इस तरह गुफ्तगू कर रहा होता है जैसे वो पार्टी की पॉलिसी बयान कर रहा है। तो डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स का अननेसेसरी पार्टी पॉलिटिक्स में इंगेज होना, इससे नुकसान हो रहा है। और लॉयर्स का पार्टी पॉलिटिक्स में इंगेज होने से नुकसान हो रहा है। एजाज, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले बात तो ये है कि मीडिया की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये होती है कि हुकूमत वक्त जो है उसके ऊपर नज़र रखे और उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, और जहाँ जहाँ पर वो गलत काम करें उसको करें। और फिर ज़ाहिर है बाकी सियासी जमातें उनको भी उन पर भी नज़र रखना होती है। ज़ाहिर है हमारी जिम्मेदारियों में है कि हम लोगों को मालूमात भी दें और ख़बरें भी दें और तज्जिए भी दें और तबसरे भी दें। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम ज़्यादातर लोग एक अपोजिशन की जमात जो कि आधी से ज़्यादा जेल में है और जो बची खुची जमात है वो अदालतों के चक्कर लगा रही है या छुपी पड़ी है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके वकला टीम की बेहतर या बुरी कारकर्दगी नहीं है। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है उसने एक बड़ा हैरानकुन फ़ैसला लिया है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उन्होंने वज़ीर ख़जाना नहीं रखे, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को रख दिया, इसहाक़ डार साहब को। मुझे यकीन है कि ये जो शमूलियत है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वज़ीर आज़म ने उन तमाम पावर के स्टेक होल्डर्स से पूछ कर ही की होगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसमें सूबों के बड़े अहम मसाइल होते हैं। गंदम का मामला होता है, आटे की तरसील का मामला होता है, चीनी का मामला होता है, पानी का मामला होता है, इन तमाम के ऊपर इख्तलाफात होते हैं। लेकिन वहाँ पर अब वज़ीर ख़ारजा जो है वो आके बैठेंगे और बैठ के वो गुफ्तगू करेंगे और वो मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। या तो वज़ीर ख़ारजा वो गलत जवाब कर रहे हैं या वज़ीर ख़जाना गलत जवाब कर रहे हैं। अगर वज़ीर ख़जाना उस काउंसिल में बैठ नहीं सकते, सूबों के दरमियान मसाइल को हल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वो इस जवाब के लायक नहीं है। और अगर वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर तैनात है तो इसका मतलब है वो जो वज़ारत ख़ारजा की सीट है वो दुरुस्त नहीं है। यही मामला है। और मैं उसका बिल्कुल एहतराम करती हूँ, लेकिन हमें जब खबर दे रहे थे अयाज अकबर यूसुफ ज़ई तो उन्होंने बताया कि शायद इसके पीछे हिकमत ये है, शायद उसके मैंने बिल्कुल सुनी, शायद इसके पीछे हिकमत ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक ऐसा फोरम है जहाँ पर तमाम सूबों के मसाइल सुनने होते हैं, फिर उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन और सब कुछ। तो उस जॉब के लिए ये समझा गया, अब ये बेहतर है या नहीं है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट ये समझा गया हुकूमत की तरफ से कि इसहाक़ डार साहब वो बेहतर कर सकते हैं क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस सियासतदान है। उन्होंने पहले भी इस तरह के जो फोरम्स हैं उनको डील किया है, इस तरह के मसलों को डील किया है, और शायद एक टेक्नोक्रेट होने की हैसियत से वज़ीर ख़ारजा ख़जाना एक नई पोजीशन पे हैं, वो इतनी बेहतर तरीके से इस जॉब को ना अंजाम दे पाएँ, तो इसलिए फ़ैसला किया गया। बट अगेन सर, अगेन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है इसके ऊपर आगे जाके हम डिबेट कर लेते हैं। अभी जो हमारा सवाल है उसके ऊपर आते हैं। आपकी मैंने पूरी बात सुन ली है, ज़्यादा सवाल पे आ जाते हैं। अलीना, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा। सर आप बिल्कुल, मैंने तो कहा, मैंने आपकी राय का एहतराम किया, बट आई थिंक आगे जाकर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी ये सवाल के ऊपर आते हैं। अच्छा अलीना, मैं आपके सवाल का जवाब के ऊपर आ लेने देना मुझे। मैं पूरी तमीद जो बांधी है वो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बांधी है। जिस तरह ये मामला गलत तरीके से डील किया गया ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, एग्जैक्टली पीटीआई भी गलत तरीके से डील कर रही है। ये लिंक मुझे बड़ा मजे का लगा। अब सियासतदानों को जी ये लिंक मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। आप इतनी जालिम होती जा रही हैं कसम से कि मैं क्या करूं। ये माइक उतारो भाई, माइक उतार दो। अलीना, ये बड़ी जबरदस्त माइक लिंक था। अच्छा, वो पीटीआई में जो फैसला साजी है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रही है जैसे हुकूमत की फैसला साजी हो रही है। जो फैसले सियासतदानों को लेने हैं वो पकड़ लिया मैडम, तो इसी तरह के फैसले होंगे ना कि वकला सियासत कर रहे हैं और जो सियासतदान है वो कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह के मामला होंगे। वो वकालत कर रहे हैं। वाह, ठीक है मैडम शेख एजाज को बर वक्त रंगे हाथों पकड़ने पर मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से बेनज़ीर कुछ कहना चाह रही है, बेनज़ीर कुछ कहना चाह रही है। हुकूमत फैसले करे और फिर बाद में यू टर्न ले, लेकिन पीटीआई से मुझे नहीं पता अगर हम उसका मुआवजा कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि पीटीआई के जो कायद हैं और लीडर हैं वो तो जेल में हैं
और उनसे मिलने के लिए भी अदालत जाना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा शायद हमें हुकूमत के कायद भी जेल में हैं। नहीं, वैसे अगर हमने मवाजना करना है तो हम पीटीआई हुकूमत का ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त अपोजिशन और उसका मवाजना करना, बट खैर आई लीव दैट अप टू द ऑडियंस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सेनेट इलेक्शंस जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करना है हमने। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो सेनेट इलेक्शंस हैं उनके मुलतवी होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर मखसूस नशिस्तों के ऊपर असम्बली मेंबरान का हलफ नहीं लिया जाता तो फिर मजबूरन डिले करना पड़ेंगे, मुलतवी करना पड़ेंगे इलेक्शंस, जो कि माइंड यू अब 2 अप्रैल को हैं। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये भी कहना है कि वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें स्पीकर को कहा गया है कि आप हल्फ लें, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाह रहे हैं, बट वक्त बड़ा कम है। ऐसे में एक सियासी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हल्फ नहीं लेना। दूसरी जानिब ये ख़तरा है कि मुलतवी हो सकते हैं सेनेट के इलेक्शंस। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अपनी सियासी स्ट्रैटेजी के ख़िलाफ़ जाकर हल्फ लेना, या फिर सेनेट इलेक्शंस का खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी हो जाना? यही अपने तज्जियाकारों के लिए सवाल। बेनज़ीर, आपकी राय चाहूँगी सबसे पहले। अलिया, पहले तो इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरी राय में तो दुरुस्त है। पेशावर हाई कोर्ट का भी अब फैसला आ गया है, वो पीटीआई के हक में नहीं आया। अब आपको फैसला अच्छा लगे बुरा लगे, फैसला तो आ गया है और उसमें अमल दरामद होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप जाएं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस भी साथ साथ लड़ें। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है अपने फैसले में कि देखें, एक वोटर का बुनियादी हक होता है वो जिसको वोट डालना चाहे वो डाल सके। और जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो वोटर कौन होता है? वोटर होते हैं आपके एमएनएस और आपके एमपीएस। तो बिल्कुल इनको इजाजत होनी चाहिए, ये जो रिजर्व सीट पे हैं, कि आए आके हल्फ लें और सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लें। बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में अपना साथ साथ केस भी लड़ते रहें, जो भी फिर वहां से फैसला आता है डिसीजन रिवर्स हो सकती है। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी इलेक्शन कमीशन के फैसले में, उन्होंने बार बार जिक्र किया फंडामेंटल राइट्स का, कि एक वोटर के बुनियादी हकूक क्या होते हैं, सियासी जमातों के बुनियादी हकूक क्या होते हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। उन्होंने ये तक लिखा अपने फैसले में कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए किसी भी इदारे को डायरेक्शन इशू कर सकती है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी ये पढ़ते हुए कि ये बातें इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को क्यों नहीं याद थी, या 8 फरवरी से पहले क्यों नहीं याद थी, जब लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात लग रहे थे तब इलेक्शन कमीशन खामोश थी। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट बंद था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम कैसे डायरेक्शन इशू कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन खैर वापस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आए, देखें मैंने जो हिसाब लगाया है तकरीबन 16 वोटों पे एक सेनेट की सीट बनती है। तो एक तो ऑपोजिशन को मिल ही जाती इसमें, जो अभी तक जो उनकी स्ट्रेंथ है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। तो मेरे ख्याल से डर ये है कि कहीं अगर उनको ये रिजर्व सीट मिल गई और साथ में इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स अपने साथ मिला लिए या कुछ पीटीआई के अंदर से लोग मिला लिए तो शायद ये एक और सीट ना निकाल लें। लेकिन स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है पीटीआई की, क्योंकि एक ही असेंबली थी जहां से आपको सबसे ज्यादा सेनेट में सीटें मिल रही थी। अब वो भी पता नहीं कब जाके आपको ये सीटें मिलेंगी। पंजाब से आपको अभी तक सिर्फ 2 मिली हैं। तो ये एक बहुत जरूरी था कि अभी जो उनके सेनेटर्स इलेक्ट हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उनको तो एटलीस्ट भेज देते सेनेट में। ठीक है एजाज। अलीना, मैं बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें ना, आप देखिए कि पहले नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली सदर नहीं बुला रहे थे तो स्पीकर ने बुलाया। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी आपको पता है इजलास का मसला बना हुआ था, स्पीकर ने बुलाया, इसके ऊपर भी शोर था। फिर इलेक्शन के ऊपर भी शोर था, इलेक्शन डिले करवाने के ऊपर भी शोर था। पीटीआई के वाले से बात कर रहा हूँ। अब पीटीआई की तरफ से जो काम किया गया है या जो फैसला लिया गया है, इससे ये सिस्टम जो है, सिस्टम के ऊपर पहले भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मौजूदा एक सवालिया निशान और भी ऐड कर दिया गया है कि पहले तो आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का जो तनाज़ा पैदा हुआ, उससे पहले तनाज़ा क्या पैदा हुआ था? वो तनाज़ा ये हुआ था कि इनको हमने सिंबल के साथ इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, लड़ने नहीं देना, और वो नहीं लड़े।
और उसके नतीजे में ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि ये फैसला करना ये अपेरेंटली मुनासिब है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में हर तरफ ही सवालिया निशान है। ये सिस्टम जो है वो मजाक ही बन गया हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे अगर एक तरफ को दुरुस्त समझते हैं तो दूसरी जो समझ है वो आज नहीं तो कल गलत नज़र आ रही होती है। तो कोई भी रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद नहीं कर रहा। लेकिन इस सिचुएशन को अगर हम स्पेसिफिकली देखें एजाज, तो उस तनाजुर में आपको क्या नज़र आता है? ठीक है, बाकी तो होलिस्टिक अप्रोच हम देखेंगे, लेकिन अटका के रखा हुआ है ना, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली चलने दी जा रही है, हुकूमत को उस तरह से फंक्शन करने दिया जा रहा है, एक ऐवान हो, फिर अब सेनेट के इलेक्शंस भी, मतलब कौमी सतह के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट। देखिए अलीना, यही तो बात है कि एक तरफ हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो कहते थे पहले कि इलेक्शन डिले हो गया, फिर कहते थे कि जी एक सूबे में इलेक्शन हो गया तो दूसरे सूबे में इलेक्शन बाद में करवा लिया जाता, जो टाइम की जब बात हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो तोड़ दी थी और पंजाब वाली भी। तो इशू ये है कि अब वही पीटीआई एक नए तरीके से काम कर रही है और अब ये वाला सिस्टम नहीं चलने दे रहे, ना अपनी असम्बली चलाने दे रहे हैं, ना मरकज़ में पार्लियामेंट का जो हाउस है वो पूरा होने दे रहे हैं। तो सिस्टम को पीटीआई वाले चाहते हैं, मौजूदा जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सिस्टम को हम एक फ्रैक्चर कर दें, और माजी में भी ये इन्होंने किया था जब इन्होंने तहरीक इंसाफ के तनाजुर में अगर आप देखें, ये तो आपने बता दिया मुल्की सियासत, बट तहरीक इंसाफ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये उनके लिए बेहतर है एज अ पार्टी? देखिए ओवरऑल तो देखें अनरेस्ट पैदा होगा, जितना ज़्यादा अनरेस्ट पैदा होगा, जितना ज़्यादा सिस्टम नहीं चलेगा, उस तमाम का फ़ायदा तो पीटीआई को ही जाएगा ना। लेकिन क्या ये फ़ायदा हासिल करना दुरुस्त है? मुल्क की मईशत नीचे जा रही है, मुल्क में महंगाई अरूज के ऊपर है, पूरी लोग कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है जैसी भी है कि मईशत ठीक हो, तो उसमें तो ये ठीक नहीं है। ओके, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब का तज्जिया जानिए। वेलकम बैक जी। जो इस वक्त सेनेट इलेक्शंस की सूरत हाल बनी हुई है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के तनाजुर में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, सियासी पोजीशन हल्फ ना लेना खैबर पख्तूनख्वा में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाता है, या फिर आपको लगता है कि अगर इलेक्शन सेनेट के मुलतवी हो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो वो उनको नुकसान देगा? मैडम शेख, अगर यानी इसको मज़ीद क्लासीफाई करें इस सवाल को, और ख़ास तौर पर आपके जो ज़िमनी सवाल आपने किया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक़ में नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी के हक़ में जाता है। इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। जॉन एलिया साहब याद आ रहे हैं मैडम शेख, माज़रत के साथ शेर सुनाना चाहता हूँ। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। इसकी मैंने ट्रांसलेशन की है। पहला हाली बन नहीं पाते, पहला हाली बन नहीं पाते, नवा कट्टा खुल जाता है। तो मैडम शेख, जहाँ तक बेनज़ीर शाह साहबा ने इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की कट्टा खुल जाता है, खोलिया जाता है, ए भी तो दसो ना यार, ये माइक मेरे वाला उतार दे यार, क्या करना क्या चाहती हैं? अच्छा मैडम शेख, पहली बात ये है कि अभी बेनज़ीर शाह साहबा, यानी ये भी हमारी खुश नसीबी है कि इन जैसे लोग हमारे अंदर मौजूद है, इंटेलेक्चुअल और अच्छी सोच देने वाले, वरना हम तो फारिग ही थे। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने याद दिलाया, तो मैं कहना चाहता था कि हुकूमत ने इस बार शहबाज शीख साहब के डेंटल से लेकर पंजाब पुलिस तक सब बेमिसाल और बाकमाल खिदमात वालों को अवार्ड्स दिए हैं। ये साहिबे मेरे प्यारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों भूल गए सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके वजूद मुबारक से ये हुकूमत मार्ज वजूद में आई, और जो मैन ऑफ सारे इन बुरानों का मर्द बुरान रहे, यानी इस मर्द बुरान से मतलब है बुरान पैदा करने वाला, मैं उल्टा कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैडम शेख, बात ये है कि गवर्नर साहब ने कह दिया कि आप हलफ उठाएं। हालांकि गवर्नर साहब को ये ज़हनों में रहना चाहिए, गवर्नर के पास आइन के आर्टिकल 109 के तहत ये इख्तियार होगा, मगर वज़ीर आला की एडवाइस जाना ज़रूरी है।
वो नहीं गई थी, लिहाजा गवर्नर तो सही है गए। सर, तो लेकिन अब पेशावर ये हाई- बता देना आप जो सिचुएशन बनी है उसमें क्या आगे आप देख रहे हैं? जी सर, मैं उसमें अभी पीटीआई क्या करने जा रही है वो बताता हूँ सर। तो अच्छा यानी गवर्नर गया, अब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दी गया, पीटीआई ने सोचा है कि पीटीआई में दो धड़े, एक कहता है कि कोई बात नहीं, पहले भी हम सेनेट पे अगर हमारी नशिस्तें जो हैं चंद दिन बाद आना चाहें तो कोई बात नहीं, हम आ लेने दें। इस जो 2 अप्रैल को जिस तरह हमें सदर में हमारा हाउस मुकम्मल नहीं था, जिस तरह हमारा पंजाब में हाउस मुकम्मल नहीं था, कौमी असम्बली में नहीं था, केपी में नहीं था, इस तरह हम भी इनका मुकम्मल नहीं होने देंगे और 2 अप्रैल तक हम सुप्रीम कोर्ट उसके बाद आएंगे या उस तक बात ले जाएंगे। लेकिन कुछ 2-4 लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ज़रूर आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आना है वो भी सारों को पता है, वो उनका ख्याल है कि हमारे खिलाफ ही आना है, क्योंकि ये केस ऐसा है कि जिसमें ज़्यादातर चांसेस हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें ना करें, ये बुनियाद बन रही है और फोकस हो रहा है कि केपी में गवर्नर राज लगाने का, तो हमें कोई मौका नहीं देना चाहिए केपी में कोई गवर्नर राज लगाए, कुछ की ये सोच है। और आखिरी बात बेनज़ीर शाह साहब ने बात की कि वोटर का बुनियादी हक है वोट डालना। बिल्कुल, वोटर का बुनियादी हक है वोट डालना। ये वोटर कौन है? मखसूस नशिस्तें वाले। और ये मखसूस नशिस्तें किसकी हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। अब आपका जो जी चाहे बल्ला किसी को दे दें या ले लें, नशिस्तें किसी को किसी के दे दें, लेकिन एक दुख तो होता है ना कि भट्टी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं और जिस खर्चे का इजहार किया जा रहा है गवर्नर राज लगाने का, ये तो फिर बिल्कुल ही हाथ से उनकी गेम चली गई ना। तो अगर ऐसा इम्कान कोई है या उनके पास इंफॉर्मेशन है तो इसके ऊपर तो गौर से सोचना चाहिए उनको। खैर, ये वाली बात वैसे थोड़ी अजीब सी मुझे लगी कि उनको पता है पहले दिन से मैडम शेख ये पहले दिन से इस पे सोच रहे हैं, इस पे है कि गवर्नर राज बिल आकर हम पे लगाया जाएगा, ये उनकी सोच है। तो सर फिर जवाब ना देना इस तरह के। किसी इससे भी 2 धड़े, एक कहता है कि बड़ा मजे का हो जाएगा गवर्नर राज लग गया, दूसरा कहते हैं नहीं हम केपी हुकूमत रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, मजे का हो जाएगा अगर गवर्नर राज लग गया। पीटीआई के अंदर से ये सोच आ रही है जिनकी वहां हुकूमत है। सुन्नी तहत कसूर। देखिए अब गवर्नर राज रखना इतना आसान नहीं रहा। अच्छा, इसलिए कि उसमें फिर सूबाई असम्बली की करारदाद भी शामिल होती है, तो ऐसा नहीं है। अब 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हो गए हैं। दूसरी बात ये कि सरासर नुकसान होगा पीटीआई को। गैर ज़रूरी तौर पे ये इशू क्रिएट हुआ। जहां आपका इलेक्शन सिंबल 8 फरवरी के इलेक्शन जो रिजर्वेशन है वहाँ आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्शंस का सिंबल ले लिया गया। लेकिन यहाँ जब आपकी एक हुकूमत बन गई, असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी सीट्स आप जीतेंगे सेनेट की, उसमें ये इशू क्रिएट करना ये सिवाय पीटीआई के को नुकसान होने के और किसी को नुकसान नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग ये फैसला कर रहे हैं, जिस तरह का ये एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसी भी तरीके से पीटीआई को फ़ायदा होगा। अच्छा, इसलिए कि आप देखिए ना, आप बाकी जगहों पे भी तो आज लड़ रहे हैं ना, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन होंगे, कहीं अनअपोज हो रहे हैं, कहीं आखिर पंजाब में भी पीटीआई के लोग अनअपोज हुए हैं ना। तो आप एक फोरम पे जा रहे हैं जो अपर हाउस है, वहाँ सबसे मेजर चंक पीटीआई का जो जाएगा वो केपी से जाएगा। अब वहीं आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। अगर एक आज फ़र्ज़ करें जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी, 1-2 सीटें अपोजिशन को मिल भी जाती हैं तो उसमें क्या हर्ज है? मेजॉरिटी तो आप ही की होगी और बाहर अपर हाउस में जाके आपकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन वहाँ बनेगी ओवरऑल। तो मेरा नहीं ख्याल में जो भी ये जिसकी भी ये थिंकिंग है, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी है। हाँ, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी है। जो भी ये सोच रहा है ना, थिंकिंग है, जो भी ये सोच रहा है, ये मेरा ख्याल है पीटीआई की अब हर जगह तो ग्रुपिंग्स हैं, तो जो पीटीआई के सेनर एलिमेंट्स हैं आपके ख्याल में डिससर्विस कर रहा है पीटीआई के साथ। सर, एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा, आपने भी गवर्नर राज इतनी आसानी से नहीं ये बात की, लेकिन अगर इस तरह से सिस्टम चोक करने की तरफ जाया जाता है और फिर ये मामला आगे भी जाता है अदालतों में, तो क्या आपको लगता है तब भी मुश्किल होगा? जो भी है ना, उसमें डिफ़िकल्टी है ना, जो अब कानूनी तौर पे डिफ़िकल्टी हो गई है वो गवर्नर राज लगाने की। बाकी वो जो सिचुएशन होगी, एक अनारकी वाली सिचुएशन हो जाए, वो एक दूसरा है। फिर आप जाके उसको कोर्ट में वो करें, एक अलग वो सूरत हाल चल जाती है। जैसे किसी पार्टी को बैन करने के लिए आपका एक बड़ा लीगल प्रोसेस है किसी भी पार्टी को, तो मेरा ख्याल है ये आसान नहीं है। गवर्नर राज को नहीं लगता, लेकिन पीटीआई खुद सोचे कि वो एक गलत फैसला कर रही है और गलत
इशू पे लड़ रही है। ठीक है, बेनज़ीर आप ऐड करना चाहती हैं कुछ? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि बिल्कुल मज़े साहब बात सही कर रहे हैं कि सेनेट में अच्छी खासे नंबर है इस वक्त पीटीआई के पास। आपके और सेनेटर्स ऐड होते हैं, अभी ऑपोजिशन लीडर सेनेट का है, सेनेट चेयरमैनशिप का मामला है, वो है, आप उस इलेक्शन में हिस्सा लेते। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, टाइम बड़ा कम रह गया। अभी आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था कि ऑपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में, उसके ऊपर भी कुछ बात चल रही है। भट्टी साहब जाते जाते जल्दी से बता दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन असद कैसर, उमर अयूब, ये जो कुछ बात हो रही है कि उमर अयूब की जगह असद कैसर को नॉमिनेट किया जाए फॉर ऑपोजिशन लीडर, या इसके ऊपर कुछ ठनी हुई है? जी मैडम शेख, बात हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक उमर अयूब और शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन पर हैं, लेकिन सुना जा रहा है कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के पहले दिन इस पे दोबारा इमरान खान साहब से बात हो। सर ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल ही ऑपोजिशन ना मिले उनको अगर ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट जाता है तो? ये है हाँ बिल्कुल मैडम शेख, ये हैं वो तलखियाँ जिसकी वजह से केपी हुकूमत जो इतना अजीबोगरीब रद्द अमल दे रही है कि हर मामले पे वो कहते हैं कि हमें अपोजिशन लीडर हमारा नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का नहीं, बल्ला नहीं, मखसूस नशिस्तें नहीं, प्लेइंग फील्ड नहीं, सारा कुछ नहीं, तो वो एक अटका के बैठे हैं कि अब ये हमारी हुकूमत है, हम भी इस तरह करेंगे। हालांकि ये सोच ठीक नहीं, लेकिन बहरहाल उनका एक जस्टिफिकेशन है। लेकिन आप लोगों ने फिर खुद ही कह दिया, आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से उसको खुद ही कह दिया। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जेल से बैठ के रिमोट कंट्रोल नहीं कर पा रहे केपीके की हुकूमत को। बेनज़ीर, मैं ये वैसे ऑपोजिशन लीडर का जो मामला है, मेरे ख्याल से हमें इसे तफसील से डिस्कस करना चाहिए। लेकिन देखिए, पंजाब में तो पीटीआई को मिल गई है ऑपोजिशन लीडरशिप भी मिल गई है, डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक तो हुकूमत की तरफ से भी डिले किया जा रहा है मामला ऑपोजिशन लीडर का नेशनल असेंबली में, और पीटीआई में भी कुछ कंफ्यूजन है कि किसका नाम सामने करना है। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।